गहलोत पिछवाड़े पे लात मारे, जब समाज याद आ जाए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना। मैं इतना ही, आज कांग्रेस के अंदर भी जो दम भरते हैं या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई विधायक जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार कह रहे हैं, लेकिन वो चुनाव कैसे जीते उनको कसम दिला के पूछना कि चुनाव जीतने से पहले पहली रात को किसके दरवाजे पे धोख लगाई थी आपको। सबसे पहले तो खरनाल वीर तेजाजी महाराज के इस तेजादशमी के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में उपस्थित मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए तेजा भक्तों, मेरे छोटे भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मंच में उपस्थित गोपालगढ़ विधायक जी, खींवसर विधायक, जोधपुर विश्वविद्यालय के हमारे तमाम छात्र नेता, प्रदेश के कोने कोने से शासन का चुनाव जीत गए मेरे छोटे भाई, समाज के अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष, हमारे आरएलपी पार्टी के बावड़ी मुंडवा सहित चारों प्रधान, जनप्रतिनिधिगण और वीर तेजा अखिल भारतीय वीर तेजा जन्मस्थली खरनाल की कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी, हमारे कोषाध्यक्ष, सचिव और इनकी पूरी टीम, और इस समिति को मैं बधाई भी दूंगा कि पिछले लंबे समय से कोरोना की वजह से कामकाज ठप हो गया था, मानवता खतरे में आ गई थी, तब थोड़ा काम धीमी गति से चला। जब विश्व थम गया था तो हम भी थम गए थे, लेकिन समिति मजबूत तरीके से मंदिर निर्माण के अंदर लगी हुई है। और मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं कि हम सब मिलके, इस कौम का प्रत्येक व्यक्ति मिलके, सारे किसान मिलके जो तेजाजी महाराज में आस्था रखते हैं, खरनाल में तो भव्य मंदिर बनाएंगे ही बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और प्रत्येक किसानों के गांव में तेजाजी का मंदिर बने, ऐसी कामनाएं हम ईश्वर से करना चाहते हैं। भाइयों, 2-3 साल बाद, लंबे समय बाद मेला भरा, और इस मेले को लेके जो करंट इस तेजाजी के भक्तों में, राजस्थान के नौजवानों में और पूरे भारतवर्ष की नजरें इस मेले पे टिकी हुई है। ये मेरा चौथा कार्यक्रम है। सीकर के सांगले के अंदर मैं वहां गया था, जन सैलाब उमड़ पड़ा, 3 दिन तक कार्यक्रम चलता है। और अब तेजाजी महाराज खरनाल से चल के लखनऊ तक चले गए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जाओगे तो वीर तेजाजी का जयकारा, चाहे गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, मद्रास हो, मुंबई हो, सूरत, अहमदाबाद, पुणे तक तेजाजी के जयकारा। यहाँ के हमारे किसान के बेटे चाहे बेंगलोर हो, वहां मंदिर भी बना रहे, तेजाजी का जयकारा भी लगा रहे। तेजाजी के जयकारे के अंदर वो ताकत और शक्ति है कि डर भाग जाता है और मजबूती आ जाती है। मैं वीर तेजाजी महाराज से एक ही कामना करने आया हूं। आज मैं सुरसुरा धाम भी गया था, जहां तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और वचन के खातिर अपने प्राण दिए। इस वचन, आप देखिए कि वचन अगर किसी ने निभाया, या तो राजा राम ने वचन निभाया और 14 साल वनवास में चले गए, या वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर करके संपूर्ण सृष्टि के अंदर ये संदेश दिया। और भाइयों, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं कि तेजाजी महाराज हमारे कुल देवता, लोक देवता है, वो इसी समाज से आते हैं। बाकी लोग तो लोक देवता जितने भी हुए 400, 500, 550 साल का इतिहास है, लेकिन 1000 साल पहले अगर किसी लोक देवता का इतिहास है, वो वीर तेजाजी महाराज का इतिहास है, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय की रक्षा करते हुए गौ माता को बचाया। आज मैं तेजाजी के दरबार में ये धोख लगा के अरदास करने आया हूं कि तेजाजी महाराज
जिस तरह 1000 साल पहले आपने गाय को बचाया, उसी तरह गौ माता पे संकट आ गया है। गाय का नारा लगाने वाले गाय को भूल गए, सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं कि वोट कैसे पक्के हो। हर गांव के अंदर 40-50-100 गाय दम तोड़ रही है, महामारी फैल रही है। तेजाजी महाराज, आप ऐसा चमत्कार करें कि लंपी भाग जाए और हमारी गायें सुरक्षित देश के अंदर है। ये कोई अगर करिश्मा कर सकता है वो वीर तेजाजी महाराज कर सकते हैं। भाइयों, तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो। हम उस धरती से आते हैं, हम शिक्षा के मामले में पीछे रहे, हम संसाधनों के मामले में पीछे रहे, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही। हमसे आगे राजस्थान के अंदर जो नहरी इलाके हैं वो बहुत आगे निकल गए, हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके, कोटा साइड के इलाके। हमारे यहाँ 3 तरीके से मारे गए। पहले अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों ने लंबे समय तक हमारा किसानों का शोषण किया। बाद में अकाल का साया और नेताओं का धोखा हमें पीछे धकेल के ले गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस सोशल मीडिया और तेजाजी महाराज के जयकारे में इतनी ताकत है कि यहाँ का जवान, मारवाड़ का जवान और किसान के बेटे बेटियां अब हिंदुस्तान के अंदर हर दिशा में परचम फहराएंगे। पूरा विश्वास हनुमान बेनीवाल को है। भाइयों, एक जमाने में लोग कहते थे कि राजस्थान में 2 ही पार्टी है, एक बार कांग्रेस और भाजपा। उस बात को भी अगर गलत साबित किया, नई पार्टी बना के अगर देश में संदेश दिया कि राजस्थान का किसान और जवान भी पार्टी बना के अपनी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ सकता है। वो हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके प्रदेश के, देश के नौजवानों को एक नई दिशा दी। भाइयों, पार्टी बना के कोई सत्ता में आने का मेरा मकसद नहीं था। सत्ता तो मेरे दरवाजे पे चारों तरफ हर वक्त मंडराती है। सत्ता तो जब चाहे प्राप्त कर लूं। मेरा अगर मन हो तो मैं दिल्ली में जब चाहे शपथ ले लूं, 25 सीट बीजेपी से यहाँ ले लूंगा। मेरा मन हो तो कांग्रेस भी दरवाजे पे खड़ी थी। 2018 के अंदर जब मैंने सोचा कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मैं व्यवस्था देख के तंग रह गया। किसान आत्महत्या कर रहा है, जवान आत्महत्या कर रहा है। मैं कॉलेज विद्यालय की राजनीति निकला था। मैंने कहा मेरे भाइयों को दुख तकलीफ के अंदर नहीं देख सकता। हनुमान बेनीवाल रहे या नहीं रहे, वो मिट के भी इस कौम का सम्मान बनाए रखेगा। भाइयों, लास्ट में हमने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के 19 दिन बाद राजस्थान में टिकट वितरण चुनाव थे। 3 सीट जीते और 20 से ज्यादा अपने समाज के नेताओं की मदद करी। आज कांग्रेस के अंदर भी जो दम भरते हैं या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई विधायक जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार कह रहे हैं, लेकिन वो चुनाव कैसे जीते उनको कसम दिला के पूछना कि चुनाव जीतने से पहले पहली रात को किसके दरवाजे पे धोख लगाई थी, आपको अपना सारी बात बताना चाहिए। लेकिन हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता। मैं तो भगत सिंह की भूमिका के लोग मुझे कह रहे थे कि आप क्या कर लोगे, आप तो 20 साल हो गए लड़ते लड़ते। मैंने कहा मैं वो कुछ सब कुछ कर लूंगा जो कोई नहीं कर पाया। मंत्री संतरी तो घने ही घूमते हैं लेकिन लोग उनको प्यार नहीं करते। हनुमान बेनीवाल की हुंकार और ललकार में इतनी ताकत है कि देश की सरकार डर जाती है। प्रदेश की सरकार को चाहे जब झुकाया और अब 1.25 साल तक इस प्रदेश की सरकार को झुकाएंगे, देश की सरकार को झुकाएंगे। मेरे छोटे नौजवान भाई मुझे सोशल मीडिया पे एक बात कहते हैं कि भाई साहब ओबीसी की जो विसंगति है इसे आप दूर कराएं। मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, जब ओबीसी जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई थी उस समय शायद मैं 26 साल का था। ये 25 साल पहले की बात है। आरक्षण की लड़ाई लड़ने में कोई मैं अकेला नहीं था, कई लोग थे, लेकिन कोई अकेला ये कह दे कि मैंने आरक्षण दिलाया, किसी ने नहीं दिलाया। आरक्षण की लड़ाई लाखों लोगों ने लड़ी थी। हनुमान बेनीवाल भी उस समय विश्वविद्यालय से निकला हुआ वो किसान का बेटा नया नेता था जो पूरे प्रदेश के अंदर जाट समाज को ओबीसी में शामिल कराने के लिए रात और दिन एक कर दिए थे। मुझे अचंभा होता है कि उस समय कांग्रेस सरकार के जो नेता थे, अशोक गहलोत की 99 2000 में चप्पल उठाते थे, वो आरक्षण का विरोध करते थे। वो लोग आज आरक्षण के वो हो गए समर्थक, सत्ता में रहे, मंत्री रहे, जब तक तो समाज नहीं और सत्ता जैसे ही ठोकर मारे, गहलोत पिछवाड़े पे लात मारे, जब समाज याद आ जाए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना। मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओबीसी के मामले के अंदर मेरे तीनों विधायक और हनुमान बेनीवाल इस ओबीसी आरक्षण का जो गलत तरीके से सरकार
हमारे बच्चों को नौकरियों में आने से रोक रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विसंगति को दूर कराएंगे। लेकिन ये विसंगति कोई मेरे शासन में नहीं हुई थी। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं प्रदेश का, मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, मुख्यमंत्री गहलोत था। 22 साल से दोनों ही मुख्यमंत्री है। और अपने वो नेता जो गहलोत वसुंधरा के धोखे लगाते थे, आज उनको अगर कौम याद आ गई तो वो पार्टियां छोड़े, अपनी या तो नई पार्टी बनाए या हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी से गठबंधन करके इस राजस्थान को बदलने का प्रयास करें। लोगों को आंख बांध के आंखों में पट्टी बंधा के उल्लू बनाने का काम ये लोग नहीं करें। आपको भी भाइयों को मैं आह्वान करता हूं कि मेरी एक आदत है, मैं बड़ी पंचायती नहीं करता और पंचायत में कूद जाता हूं तो जीत दिला के मानता हूं। मैं मेरे छोटे भाइयों को इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि जब विधानसभा का सत्र चलेगा इस बार, तो मेरे तीनों विधायक इस ओबीसी की विसंगतियों के लिए, जो ओबीसी आरक्षण को ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए मेरे छोटे भाइयों ने राजस्थान में जो बिगुल बजाया, ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर करने का जो मंच बनाया है, उसके लोगों से बात करके मैं तो लड़ाई लड़ूंगा ही लड़ूंगा। लेकिन पहले सेमीफाइनल राजस्थान की विधानसभा के अंदर आरएलपी के तीनों विधायक दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो 16-17 तारीख की सत्र है, उसमें ओबीसी के छोटे भाइयों को न्याय दिलाने की पूरी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। मेरे छोटे भाई मुझे पूछते हैं कि भाई साहब आप सर्टिफिकेट दो। अरे हर सर्टिफिकेट मेरे से मत मांगो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो जिन्होंने कभी सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। मैं तो 25 साल से सर्टिफिकेट दे रहा हूं और सर्टिफिकेट देके देते देते इतना मजबूत बन गया। देश में, प्रदेश में 100 से ज्यादा किसानों के नए बेटों को नेता बना दिया। ये हनुमान बेनीवाल का ही मंच है जहां 5 लाख की रैलियों के अंदर आम किसान का बेटा आधे घंटे तक भाषण दे सकता है, आम किसान की बेटी आधे घंटे तक भाषण दे सकती है। मैं जब बीजेपी में हुआ करता था, मुझे याद है एक वाकया, जब अटल बिहारी की रैली थी और 40,000 की भीड़ को बीजेपी वाले 7 लाख बताने में मास्टर है, तब वो मंच पे हमने कहा हमें भी मंच पे अटल जी के पास जाना है। बोला अभी आपका नंबर नहीं आएगा। और भाइयों वही हनुमान बेनीवाल है जिसने व्यवस्था को बदल दिया और संख्या रैलियों की और लोगों की इतनी ज्यादा कर दी कि प्रदेश में सबसे बड़ी अगर रैलियां किसी की हुई वो आप भाइयों के सहयोग आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैलियों का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। मैं आपको 2 ही उदाहरण दूंगा। जब देश का किसान संकट के अंदर था तब यहां भी आवाज उठी, लोगों ने कहा कि हनुमान जी मोदी की गोदी में बैठे हुए छोड़ क्यों नहीं रहे किसानों का आंदोलन। लोग तो क्या सोशल मीडिया भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होके बात कह देते हैं। लोगों ने कहा हनुमान जी अगर छोड़ दे तो मोदी झुक सकता है। मुझे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप हमारा साथ दो, मोदी को झुकाना है। वैसे ही आंदोलन जो था वो पंजाब हरियाणा से चला था किसान आंदोलन, राजस्थान के किसानों का आंदोलन नहीं था। भाइयों मैंने कहा मेरी वजह से अगर किसानों की जीत होती है तो हनुमान बेनीवाल वो कुर्बानी भी देगा जो कुर्बानी 20 वर्षों से इस राजस्थान में देता रहा है। मैंने मोदी की सत्ता को छोड़ा और दिल्ली जयपुर का हाईवे हनुमान बेनीवाल ने जाम किया, प्रधानमंत्री झुके, मैंने सत्ता छोड़ी। और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ फिर दूसरा आंदोलन आ गया। मेरे खाते में तो मुझे लग रहा है कि आंदोलन और सत्ता से दूरी बनी हुई है। अब जब सेना को ठेके पे दे दिया, सेना को संविदा पे दे दिया, अग्निपथ योजना लाए, सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर जांबाज सैनिक है। अमेरिका के एक अखबार का मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद लेके, हथियार लेके अगर दुश्मन से कोई लड़ सकता है वो जाट रेजिमेंट का जवान लड़ सकता है। भाइयों हनुमान बेनीवाल उसी कौम से आता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जोधपुर के अंदर आपने टेलर दिखाया था, 4 दिन में 2 लाख जवानों ने जोधपुर के अंदर इकट्ठा होकर मोदी को चुनौती दी कि मोदी जी किसान आंदोलन की हार से बौखला के जो किसान के बेटों के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली रैलियों की भी घोषणा करेंगे। अग्निपथ योजना वापस करवाने के लिए पूरी ताकत इस देश के अंदर लगाएंगे, प्रदेश को खड़ा करेंगे, आवश्यकता पर तो दिल्ली कूच भी करेंगे। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो हालात है उस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मैं जिम्मेदार हूं? मैं तो आवाज तो उठा रहा हूं और मेरी वजह से मेरे समाज के नेताओं की भी दुकान कांग्रेस और भाजपा में समय समय पर चलती रहती है कि वो कहते रहते हैं कि आप साहब हमें जिम्मेदारी सौंपो, हम हनुमान जी को परास्त करेंगे। तो अच्छा काम कर रहा हूं, नुकसान क्या कर रहा हूं? तुम्हारा नुकसान कर रहा हूं क्या? कुछ नुकसान तो मेरा ही कर रहा हूं।
ये हनुमान बेनीवाल की हुंकारों का ही परिणाम है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष हमारे समाज के बना दिए। उससे पहले तो नहीं बने, लगातार बनते गए अध्यक्ष सालों। मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, आप निश्चिंत रहे। लोग ये भी कहते थे, अब विरोधियों के बात तो कहने को सामान नहीं, तो क्या कहे कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। अरे भाइयों, जब देश के जवानों पर संकट आया, जब अग्निपथ आया, तो छोटे मोटे नेता और देश के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं बोले अग्निपथ के खिलाफ? बोले क्या कोई? जब अभी लोकसभा चल रही थी, मैं अकेला तख्ती लेकर खड़ा रहता था, अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो। तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग मेरे साथ आएंगे। कांग्रेस वाले आए, उनकी तख्तियों में अलग लिखा हुआ था। मैंने कहा ये क्या लिख के लाए हो? बोले हमारा मुद्दा तो एक ही है कि राहुल सोनिया के ईडी की जांच बंद करो। वो किया उन्होंने, सुनो, वो उसके गीत गाएंगे जो उनको टिकट देगा, जिनके नाम से वोट मिलेगा, और मैं गीत आपके गाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई आला कमान नहीं है। मैं तो, मेरे घर पे तो तेजा जी की फोटो मिलेगी या कोई भगत सिंह की मिल जाएगी। मैं कोई मोदी, गहलोत या कोई दूसरी फोटो थोड़ी रखता हूं अपने घर के अंदर, आप जानते हो सारी बातें। इसलिए भाइयों, मैं इतना ही संदेश आपको देना चाहता हूं, हनुमान बेनीवाल मजबूती से 23 की लड़ाई राजस्थान में लड़ेगा। एक मेरी आदत और है, मैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी यूपी के अंदर चुनाव थे, तब बहुत से लोगों ने कहा कि आरएलपी को यूपी के अंदर लड़ाओ। मैंने कहा मैं अगर आरएलपी लड़ाऊंगा तो उत्तर प्रदेश में किसान कौम कमजोर हो जाएगी, मैं वोट काटने की मशीन नहीं बनना चाहता। मैंने नहीं लड़ाया। हरियाणा के अंदर भी जो बड़ा दम भरते हैं, मैंने उन नेताओं का विरोध नहीं किया, लेकिन 23 के अंदर आप देखना, हरियाणा उत्तर प्रदेश के तमाम वो नेता जो कहीं तो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, कहीं दूसरा काम कर रहे हैं, या कोई मंत्री की दौड़ के अंदर है, वो सारे राजस्थान के अंदर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, किसानों को डिस्टर्ब करने के लिए, या आपको राजस्थान में मंडराते हुए दिखेंगे। ये मैं आज ही आपको बता देता हूं। और एक दूसरा, आज तक इस राजस्थान में पार्टी नहीं बनी। मैं उस परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी लोकदल दमकीपा से एमएलए थे। हम जब छोटे बच्चे थे, कभी चरखे का चिन्ह आता था, कभी चिन्ह आता था हल, बैल, किसान, कभी दूसरा चिन्ह था। लेकिन भाइयों, वो चिन्ह कहां के थे? वो चिन्ह थे हरियाणा उत्तर प्रदेश के। राजस्थान का कोई चिन्ह हरियाणा उत्तर प्रदेश नहीं गया। राजस्थान का पहला किसान का बेटा हूं जिसने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान का समाज हमारा और किसान कमजोर नहीं है, वो अपनी ताकत पे खुद लड़ाई लड़ सकता है। ये संदेश पूरे देश में दिया। एक समय लगता है हर चीज का। यही खरनाल था, यही बड़े नेता थे, जो नेता देश को तोलते थे। मेले भराई तो नहीं, उन्होंने मना किया क्या उन लोगों को? हमने तो नहीं किया मना। पहले अगर मंदिर बनाया हमें मिल जाता तो क्यों तो समिति को घूमना पड़ता और क्यों सारा काम करते। मंदिर दूसरे समाजों के बन गए। मंदिर एक एक समाज के 100 मंदिर हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि यहाँ के लोगों ने कभी दिशा में आपको जाने ही नहीं दिया। जो लोग तेजाजी की जय नहीं बोलते थे, जो लोग इनके काम नहीं बताते थे, वो लोग आपके कैसे हो सकते हैं? इन बातों का भी मंथन अपने को करना है। और इस मंच के माध्यम से एक ही बात मैं कहूँगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा ये मेला राष्ट्रीय स्तर का बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, और पूरी एक सर्किट यहाँ पर्यटन की सुरसुरा खरनाल होती हुई, पनेर होती हुई, पूरे देश के अंदर एक जिस तरह ये पेनोरमा बना, पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। इसलिए मैं आज सुरसुरा भी गया, वहां भी मजबूती का संदेश, सुरसुरा था बलिदान दिवस था, वहां जाके मजबूती का संदेश दिया। भाई इतना ही कहना चाहूंगा, समय भी हो रहा है, मैं काफी लेट हूं, एक कार्यक्रम मुझे और अटेंड करना है। कई लोग ये भी कहेंगे कि हनुमान जी तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अगर हेलीकॉप्टर में नहीं घूमता तो 5 जगह कैसे जाता बताओ मुझे? सड़क मार्ग से तो कैसे पहुंचता? अब कई लोग ये भी कहेंगे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा रहे हैं। हेलीकॉप्टर वाले मेरे कोई ननियाल वाला तो है नहीं, तो आपको पता कैसे उड़ा रहा हूँ? वो पैसे देने पड़ते हैं। पैसा कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हो। मेरे यहाँ तो ईडी की जांच करा लो, चाहे बैंक खातों की जांच करा लो, हनुमान बेनीवाल के खाते में सरकार को कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार जांचें कराती कराती थक गई और समय समय पे मेरे से गठबंधन के लिए मेरे दरवाजे पे खड़ी मिली। आपको सब बातों का पता है, आप सब जानते हो। इतना ही संदेश मेरे छोटे भाइयों को दूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हमारा किसान का बेटा नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। कौन आएगा हमें समझाने के लिए? हमारे समाज के लोग, हमारे नेता जिनको आप आइकन आदर्श मानते हो, उनकी सीख और बात भी आपको माननी होगी। एमडी, इसमें डोडा, पोस्ट, इन सब चीजों से दूर रहना होगा, दारू से दूर रहना होगा। नशा एक ही बात का रखो कि सत्ता पे कब्जा करना है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर 2 ही लोगों की चलती है, या तो सत्ता की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो,
या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। आपकी ताकत थी कि मैंने दिल्ली को झुकाया, और नरेश जाट जो जोधपुर के अंदर सुसाइड का मामला था, पूरी दिल्ली की सरकार को झुका के उसकी मांगे मनवाई कि नहीं मनवाई आपके सामने। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके लिए हर समय लड़ने को तैयार हूं। लेकिन दुख इस बात का है, अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, आज दो ही समाज आपस में लड़ते हैं। सबसे ज्यादा जाट समाज के बच्चे अपने समाज के बच्चों की हत्या कर देते हैं, और दूसरा गुर्जर समाज है जो आपस में मर्डर करता है। भाइयों, एक बात का प्रण लो तेजादशमी के दिन कि हम लड़ाई कर सकते हैं। ये हमारे हाजी साहब बैठे बासनी से, ये बासनी गांव जो है, हाजी साहब खड़े हो तो आप, एक आपके गांव के अंदर वोट है, 25,000 आबादी कितनी है, 60,000। तो आज तक मर्डर तो नहीं हुआ आपके गांव में? नहीं करते, ये बहुत होशियार है। ये रुमाल से लड़ते हैं, देखो ऐसे रुमाल से, तो रुमाल से तो चोट नहीं लगती। तो अपने भी अगर गुस्सा है, पानी पी लो, लड़ाई करनी हो, रुमाल से लड़के फिर राजीनामा कर देंगे, आधे घंटे में हम आ ही जाएंगे सब जगह से। आप चिंता क्यों कर रहे हो? लड़ाई आपस में नहीं लड़नी है, लड़ाई दो ही जगह लड़नी है। या तो कोई लड़की का मामला हो, हमारी बहन बेटी का मामला हो, उसमें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम मार्शल को, हमें मार्शल ऐसे ही नहीं कहलाए। मार्शल मतलब जो रक्षक होता है, रक्षा करता है और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरी, अगर हमारी जमीन पे कोई कब्जा करे तब हमारी जान भी चली जाए। जब हम भारत माता के लिए लड़ रहे हैं तो खुद की जमीन के लिए लड़ेंगे। तो भाइयों, ये दो संदेश मैं आपको देने के लिए आया हूं। मंदिर का निर्माण जो हमारी समिति है मजबूती से कर रही, और लोगों को आप इस समिति के अंदर जोड़े। हम तो चाहते हैं पूरे प्रदेश के हमारे जितने भी लोग हैं, MP MLA सारे भाई हमारे, इसलिए इनको मैंने कहा, समिति के अध्यक्ष जी को मैंने कहा, आप तो कार्ड में नाम वाम किसी के मत लिखाओ, आप तो एक कार्ड ये भेज दो, जिनको आना है आए, उसका स्वागत सत्कार है, वो अपनी बात यहाँ रख सकता है। एक चीज मैंने और देखी, यहाँ अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है उसको रखना दो बात। अगर तेजा जी के यहाँ अपने समाज का आदमी बात नहीं रखेगा तो क्या शेरगढ़ में जाकर रखोगे? ये तो बता दो मुझे कोई बात। तो रख सकता है, हर नौजवान को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर पार्टी के नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है। थोड़ी स्पीड को कम ज्यादा कर ले, और क्या ज्यादा लोग माहौल देख के काम करें। यहाँ तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। जो अभी तो अपन सब एक कामना करें, कोरोना के अंदर किस तरह मौतें हुई आपने देखा होगा कि सेकंड कोरोना की लहर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर हमने बच्चों को दम तोड़ते देखा। कहां गई भाजपा, कहां गई कांग्रेस? जब हमारे बच्चे मर रहे तो कोई आएगा संभालने के लिए आपको? हमारे पे भगवान की कृपा थी, तेजा जी कृपा थी, कोरोना से मुक्त हुए। अब हमारी गाय मर रही है, गाय को बचाने के लिए कौन आएगा? हमें खुद को ही मेहनत करनी है। भाइयों, संस्कृति को बचाना है, समाज को बचाना है, व्यवस्था को बदलना है, और ऐसी व्यवस्था लानी है राजस्थान के अंदर कि जहां सबसे बड़ी आबादी होते हुए भी किसान कौम अपनी सत्ता नहीं लेके आई। सत्ता मांगने से नहीं मिलती, रोने से कोई सत्ता नहीं देता। अगर मैं लड़ता नहीं तो अभी तक मैं भी किसी कोने में पड़ा रहता। मैं लड़ा, मैंने मेरा परिवार खो दिया, मेरी जिंदगी खो दी, मेरी नींदें खो गई। 5 बजे आके सोता हूं, 9 बजे उठ के चलता हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पापा पापा करते हैं। हर आदमी अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। हनुमान बेनीवाल जैसा नेता इस कौम को दोबारा मिलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मेरे विरोधी भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि एक बार आधा घंटे मन से ये सोच लें कि हनुमान जो लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी लड़ाई आज से पहले किसी ने लड़ी थी क्या, या आगे भी लड़ सकता है? पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और जिसके खिलाफ लड़ा चाहे वो कितना भी बड़ा था, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया। और कई लोग जो बदमाश थे उनको ऊपर का रास्ता भी दिखाया राजस्थान के अंदर। दिखाया कि नहीं दिखाया? इसलिए आप लोग हिम्मत रखें, प्रयास करें। इसी तरह जैसे छोटे भाई ने बताया कि आने वाले समय के अंदर हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो भी अध्यक्ष है, मैं भाई दोनों हमारे हरिंदर और बांता दोनों बैठे, बच्चे दोनों चुनाव लड़े मजबूती से। लेकिन जोधपुर की जो हार है, इसकी थोड़ी सी पीड़ा हम सबको दिखाई दे रही है, और हम सब थोड़े व्यथित हुए थे। लेकिन हारना चलता रहता। हम तो उस समाज के अंदर पैदा हुए जो हमेशा लड़ता ही रहा है। हमारे को जीत कभी नसीब ही नहीं हुई। जीत हो भी जाती तो भी संघर्ष करना पड़ता। छोटे भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आगे तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम लोग मजबूती से जुटो। ये प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे नौजवानों का हाथ में राजस्थान की सत्ता हो। भाइयों, आसाम का उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार आसाम में छात्र आंदोलन हुआ था, बड़ा 25, 30, 40 साल पहले की बात है। और छात्र आंदोलन ऐसा हुआ, ऐसा बिगुल बजाया कि मुख्यमंत्री बना था 30 साल का, और सारे लड़के बन गए 25 साल के विधायक, मंत्री भी बने।
सारी पार्टियों को घर बिठा दिया। नौजवान जब मचलता है तो सत्ता पे कब्जा कर लेता है। हर क्रांति का मुखिया नायक इस देश का नौजवान था। भगत सिंह 23 साल के थे। तात्या टोपे, मंगल पांडे ने जो लड़ाई लड़ी उनकी छोटी उम्र थी। हनुमान बेनीवाल नौजवानों को साथ लेके, मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मुझे ही पता है, और मंत्री पद मेरे लिए कल तैयार है। मैंने अगर लड़ाई छोड़ दी तो लोग ये कहेंगे लो आप पड़ा, वो भी गया जो चिल्लाता लास्ट, वो भी चला गया। क्योंकि मेरे नीचे तो बहुत सारे जा चुके पहले भैया जय कार्य करके। देखा मैंने लोगों की ताकत में, लोगों के अंदर एक पुलिस की गाड़ी घर पे आ जाती है और एक 17 सीसी का नोटिस दे दो तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, घर वालों को और ले जाते साथ में, इसकी तरफ ध्यान दो, बच्चा छोटा है। ये लड़ाई हमने देखी, इसलिए डर नहीं लगता। और बड़े बड़ी लड़ाइयाँ इस कौम के लिए लड़ी, किसान के लिए लड़ी, पार्लियामेंट में लड़ रहे और विधानसभा की थी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और यहाँ से एक मैसेज खरनाल से पूरे देश के अंदर जाना चाहिए, एक पर्यटन सर्किट बने। और दिल्ली के अंदर भी हम प्रयास करेंगे कि तेजाजी महाराज के इस हमारे खरनाल मंदिर, सुरसुरा, इनको राष्ट्रीय महत्व और इनको पर्यटक स्थल दिल्ली की सरकार भी घोषित करे। प्रयास मेरी तरफ से पूरे रहेंगे, राजस्थान में भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है प्रयास करते करते आप खुद की सरकार बना लोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बना लोगे सरकार अपनी, ऐसा लग रहा है। तो जब सरकार खुद की बन जाए तो रात को बैठ के रातों रात कर लेना जो भी काम करने को, मना कर रहा है क्या? तो सरकार जो होती है सब कुछ। ये डिप्टी साहब अभी जो चल रहे हैं ये तो आपकी ताकत के साथ है। जब सरकार बन जाती है खुद ही काम करते रहेंगे, आगे जैसे चाहे वो कर लेंगे, दौड़ रहे हैं सारे। देखा आपने, ये सब इसलिए है कि ये भी उत्साहित हो रहे हैं। ये भी जो अधिकारी राजस्थान के, वो मुझे कहते हैं कि हनुमान जी क्या खाते हो आप? मैंने कहा मैं तो 4 रोटी खाता हूँ, 3 रोटी और दाल, बताओ क्या चलते कैसे हो? मैं कहा तो भगवान की कृपा, मेरे आज तो मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। मैं को ऐसे नहीं कह रहा हूँ, नहीं खाया खाना, सीकर से चला हूँ आते आते। अभी बेरासर जाऊँगा, 700-800 किलोमीटर, 900-1000 किलोमीटर की फ्लाई हो जाएगी हवा के अंदर। और मुझे खुशी इस बात की कि रामदेव जयंती और तेजाजी की जयंती दोनों आज तेजाजी महाराज का और रामदेव जी महाराज का जो बड़ा दिन त्योहार आज है। और रामदेव जी ने भी सामाजिक समरसता के लिए काम किया। उन्होंने शेड्यूल कास्ट के मेघवाड़ भाइयों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। और वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले किसान कौम को जगाया और गौ माता का महत्व समझाया, गाय को अपने प्राण से ज्यादा माना। तो आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। मैं बधाई देता हूं आप सबको, पूरे राजस्थान वासियों को और देशवासियों को। और इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान के लिए लड़ा, जवान के लिए लड़ा, बदमाशों के खिलाफ लड़ा, भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार के लिए लड़ा। और आगे भी आप सबके लिए मेरा संघर्ष हमेशा रहेगा। मैं समिति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समय मिला नहीं, कोरोना आ गया था, मैं भी पूरा टाइम नहीं दे पाया आपको, लेकिन मैं प्रयास करूंगा समय समय पर आपसे बात भी करता रहूंगा। और आप तमाम अपने समाज के जितने भी नेतागण हैं उन सबको भी समय समय पे खरनाल बुलाएं। मैं तो यह भी कहता हूं, रुको एक बार, हमारे एक दिक्कत क्या है कि झंडे की राजनीति है। ये कांग्रेस का झंडा है, ये भाजपा का, ये आरएलपी का। अगर झंडे की राजनीति हो और किसी को लगे कि भाई मंच पे साथ नहीं बैठे, विधानसभा लोकसभा में हम सब साथ ही बैठते हैं, नेता हम सब साथ हैं, पब्लिक लड़ती रहती है, यही सही है ना? सारे चाय पानी डिनर लंच साथ करते हैं, आपको किसी के लड़ना नहीं। धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। कई जगह मैं देखता हूँ अच्छी व्यवस्थाएं लोगों ने कर दी। लोग कहते हैं साहब आज आरएलपी वालों का है, कल बीजेपी वालों का, परसों कांग्रेस वालों का। सही है ना? झगड़ा नहीं क्यों? सरपंच साहब, मैं सरपंच साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि पूरी ताकत के साथ लगे हुए। एक ही मेरे एमएलए रहते हुए भी, एमपी रहते हुए भी हमेशा खरनाल गाँव वालों ने एक ही बात कही कि आपसे तो कभी भी ले लेंगे, मेरा सेवक तो हमेशा रहेगा ही। 20 लाख रुपए सामुदायिक भवन के लिए, जैसा ही एक बार बता दें, वो देने की मैं घोषणा करता हूँ। और एमएलए साहब आपके बैठे हैं, आजकल तो एमएलए का बजट एमपी से ज़्यादा कर दिया अशोक गहलोत ने। इनके भी 5 करोड़ रुपए पर साल आते हैं। हमारा बजट मोदी ने छीन लिया 2 साल का। हमारा दिल बड़ा है, इसलिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, पूरी भी करते हैं उनको। तो हम दोनों मिलके, आप बता दें, प्रधान भी आपके बन गए, अब तो सारा राज आपका है और तेजाजी महाराज अपना है और देश अपना है। आगे बढ़ो मजबूती के साथ और समझ के साथ, हम सबको आगे बढ़ना। ये तमाम इन छात्र नेताओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस राजस्थान को संभालो, सारे विधायक बन जाओगे आने वाले समय में। कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट को कौन पूछता है? घना ही घूमता है। विधायक कौन बनता है, एमपी कौन बनता है? मेरे वहाँ
जयपुर के अंदर कोर्ट है, उसमें 20 यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं। कह रहे नमस्कार, मैं उस सन में अध्यक्ष था। अध्यक्ष को नहीं पूछते, अध्यक्ष बाद में विधायक सांसद बन के आगे काम करता नहीं करता, उसको पूछते हैं। तो आपके लिए तो इतनी बढ़िया जाजम बिछी हुई है, हिम्मत चाहिए, कूद पड़ो इसके अंदर। मैं भी तो अकेला ही कूदा था। जब मैं कूदा था तब लोग कहते थे कि हनुमान जी तो अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर रहे हैं, ये तो मंत्री बन जाते। अरे मेरी सोच ही नहीं मंत्री की, मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के आपकी सेवा कर